Welcome you all to self-study. So we are back with part 3 of chapter electricity. इसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में. और इससे पहले हम शुरू करें, I would like to request you people to please subscribe the channel, like the video and share it with others. So let's begin. In the preceding lessons, we studied about electric current and potential difference. इन दो चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अब ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम, जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ डिवाइस की थी जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका उस सर्किट के अक्रॉस कितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे होंगे, यही ओम्स लॉ हमें बताता है. तो जब उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जो कंक्लूजन निकल कर आया वो उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में फॉर्मुलेट किया, जिसे हम आज ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं. जो स्टेटमेंट था वो था that current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference across the circuit, provided temperature remains constant. तो वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो जितना करंट जो है वो एक सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. देखो, जितना जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तब हमने ये चीज से देखी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक अ फ्लो फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन. अब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा किसी चीज में उतना ज्यादा फ्लो होगा. सिमिलरली जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक सर्किट में उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा. So they both are directly proportional. By this we mean that as the potential difference will increase, flow of current will also increase. But उन्होंने यहाँ पर एक condition दी है. He said that provided its temperature remains constant. मतलब temperature constant होना चाहिए, temperature में change नहीं हो रहा. अगर हम कुछ भी study कर रहे हैं at 25 डिग्री सेल्सियस तो ये जो v बाय आई का जो फॉर्म है ये कांस्टेंट रहेगा. अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री पे पहुंच गए तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगी. v बाय आई की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो अगर हम इसको एक स्टेटमेंट में डिफाइन करना चाहें या एक स्टेटमेंट देना चाहें तो वो आता है दैट V is directly proportional to I given the temperature remains constant, where V is the potential difference and I is the current. If we are going to formulate it in the form of a expression, it says V by I equals to constant. V divided by I, the value will remain constant. तो ये constant value क्या है? हमने इस constant value को लिया R. And what this R was? This R is the resistance of that particular substance. Resistance क्या होता है? हमने V by I पढ़ा, V by I equals to R और ये एक नया टर्म निकल कर आ गया, that is resistance. So what basically resistance is? So resistance actually is a property of a conductor. This is a property of the conductor which opposes the flow of charge through it. कोई भी कंडक्टर जो होता है वो कितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, वो चार्ज के फ्लो में थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर जरूर करेगा, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है. ठीक है, इट डजंट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इट. सो
ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अच्छा, व्हेन वी आर मार्किंग दिस स्टेटमेंट, हमने कहा ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो क्या इंसुलेटर में नहीं होता? देखो जनरली हम कहते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें तो चार्ज ही फ्लो नहीं होता, तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी इतना हाई है कि वो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा। सो resistance is property of the conductor to oppose the flow of charge through it. It is constant for a given metallic wire at a given temperature. तो ये हमेशा constant रहता है, a given metallic wire. Why we are saying given? By this we means that we are talking that about particular substances. कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है वो अलग होगा, लेकिन वो कॉपर वायर के लिए हमेशा सेम होगा। कॉपर वायर का एल्यूमिनियम वायर से अलग होगा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेकिन वो कॉपर के लिए सेम रहेगी और एल्यूमिनियम की जो है वो एल्यूमिनियम के लिए सेम रहेगी। So it is constant for a given metallic wire at a given temperature. Again we are saying that at a given temperature. इसमें भी ये कंडीशन के साथ आता है ये स्टेटमेंट कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ohms. Ohm is the unit of resistance. And how are we going to define ohm? The definition of ohm states that 1 ohm is defined as the resistance of a conductor when a potential difference of 1 volt is applied to the ends of a conductor through which 1 ampere current flows. तो जब किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोवाइड किया हुआ है और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उस टाइम पे उस सर्किट में जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज इक्वल टू 1 ओम। ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ जो हमने इससे ओम्स लॉ में देखा था, वहां हमने देखा था कि V by I was equal to R, and another thing was V equals to IR. ये था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। अगर हम इसी को रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम इसको R के लिए रीअरेंज करेंगे एक्सप्रेशन को, वी विल गेट R equals to V by I. So now if we are going to calculate the value of ohm, तो उसके लिए हम R की जगह ओम रखेंगे, V की जगह रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने कितना बोला है? 1 ओम के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 1 वोल्ट. So here will be 1 volt, and वहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा था? 1 एम्पियर, तो नीचे आ जाएगा 1 एम्पियर. So now if we say that what is the value of 1 ohm, that is 1 volt per 1 ampere, that is the value of 1 ohm. ओम का सिंबल इस तरीके से होता है, इट इज अ ग्रीक लेटर. दिस इज द सिंबल ऑफ ओम. नाउ वी हैव स्टडीड दैट जो भी कंडक्टर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और उस रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर कर लेते हैं. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफर ही क्यों कर रहा है? और अगर हम तो उसे कंडक्टर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू अस दे आर द बेस्ट थिंग्स व्हिच कैन अलाउ करंट टू पास थ्रू देम. तो ऐसा क्या है? So it is the attraction between electron and atom, which does not allow current to pass through them. Now, what is this attraction between electron and atom? In your previous
class in 9th standard, you people must have learnt about the attraction between the negative electrons and the positive protons. जब हमने करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट, we studied that it is the flow of charge. और वहां पे हम किस चार्ज की बात कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि प्रोटॉन्स तो फ्लो कर ही नहीं सकते, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते हैं. तो फ्लो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन. लेकिन जो 9th में हमने पढ़ा था वो था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. और उसके बाहर जब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर ये जो प्रोटॉन है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस ऑर्बिट में से बाहर अगर निकलेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, वो एज इट इज बाहर नहीं निकल सकते. तो जब करंट फ्लो करता है उस टाइम पे ये जो अट्रैक्शन होता है एटम का इलेक्ट्रॉन के लिए वो होता है रेजिस्टेंस. जब वो उसे इलेक्ट्रॉन को एटम छोड़ने ही नहीं दे रहा है अपने आप को, तो वो आगे कैसे पास ऑन करेगा? तो जब पावर जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर जाता है, लेकिन एक हद तक जो एटम है वो कोशिश करता है कि वो उसको अपने पास रोक के रखे. तो ये जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में, उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है. और इसी चीज की वजह से वी स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. एक को हम कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर, सम आर पुअर कंडक्टर एंड सम आर इंसुलेटर्स. व्हाई? जो गुड कंडक्टर्स होते हैं दे हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ दिस अट्रैक्शन. ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम गुड कंडक्टर्स में सबसे कम होता है. जितना कम अट्रैक्शन होगा उतना जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. जो पुअर कंडक्टर्स हैं उनमें गुड कंडक्टर से ज्यादा ये अट्रैक्शन पाया जाता है. एंड इन इंसुलेटर्स दिस इज एट मैक्सिमम लेवल, कि ये तो इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ते ही नहीं है, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही नहीं एंड इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस, if we are going to study the order of resistance in a decreasing order, we can say that insulators have highest resistance, then comes poor conductors, and that comes good conductors. अब क्या आता है इस सारी चीज में? वो बात ये है कि अगर आप गुड कंडक्टर्स को देखें तो हम गुड कंडक्टर्स जनरली किसे कहते हैं? मेटल्स को. तो अब मेटल्स जो हैं, अगर आप अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन को मेटल के टर्म्स में देखकर समझने की कोशिश करोगे, सो वी हैव ऑलवेज लर्न दैट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ मेटल हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज इजी फॉर एन एटम टू डोनेट देम, है ना? वो अपने में से बाहर निकाल सकते हैं उस एटम को, उस इलेक्ट्रॉन को. तो इसीलिए मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. So this was the reason for resistance. Next comes another property, that is variable resistance. Now what is variable resistance? It is a component used to regulate the current in a circuit. एक component है जिसको हम use कर रहे हैं किसके लिए? करंट को रेगुलेट करने के लिए. कहां पर? इन अ सर्किट. और किस कंडीशन में? विदाउट चेंजिंग अ वोल्टेज. मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेंगे. हमने किसी चीज में एक बैटरी लगा दी, ठीक है, अब हमें उसमें करंट के फ्लो को कम ज्यादा करना है. अब हम उस बैटरी को नहीं निकाल रहे, हम उस सेल को नहीं निकाल रहे, लेकिन फिर भी हमें उसका करंट चेंज करना है. तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?
हम तो पहले ये बोलते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। उसके लिए हम अपनी डिवाइसेस में कोई ऐसा कंपोनेंट यूज करते हैं जो हमें ये करने में मदद करता है, और ऐसे कंपोनेंट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? वो एक कंपोनेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है करंट के फ्लो को एक सर्किट में, कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। बट द कंडीशन इज कि उसमें हमें बैटरीज चेंज नहीं करनी पड़ती। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जहां पर जो करंट की सप्लाई है, आप रोजाना वहां पे बैटरी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके को कई बार करंट को की जो वैल्यू है उसको डिफर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अब आप उसके लिए रोजाना एक बैटरी निकालोगे दूसरी लगाओगे, ऐसा नहीं होता है। व्हाट दे डू इज एवरीथिंग यूजेस वेरिएबल रेजिस्टेंस। एंड अ वेरी कॉमनली यूज डिवाइस जो कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज करते हैं उस डिवाइस को, दैट इज रेहोस्टैट। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रेगुलेट कैसे करता है? हम कहते हैं R इक्वल्स टू V बाय I। तो जब R की वैल्यू चेंज होगी तो I की वैल्यू चेंज होगी। By this expression, it comes out that R is inversely proportional to I. This applies that if resistance will increase, I will decrease. Current जो है वो decrease होगा अगर resistance increase होगा, और resistance अगर decrease होगा तो current increase होगा। तो बस वेरिएबल रेजिस्टेंस यही काम करता है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता रहता है जिसकी वजह से करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। जो भी ऐसे कंपोनेंट लगाए जाते हैं उन्हें वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक कॉमनली यूज्ड जो है वो क्या है? रेहोस्टैट। नेक्स्ट थिंग कम्स इज रेजिस्टिविटी। अब हमने इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, एंड वी हैव आल्सो रेड अबाउट ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। The next thing which comes in this series is resistivity. तो resistivity क्या है? Resistivity is related to resistance. It is a characteristic property of a metal. Resistivity क्या है? वो characteristic property है एक metal की। और we can also say that resistivity is a measure of the resisting power of a specified material. मतलब कि कितना एक स्पेसिफाइड मटेरियल, क्योंकि हमने देखा लिखा है ना प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं हम किसी एक चीज की, किसी स्पेसिफाइड मटेरियल कोई कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर कॉपर है तो कॉपर कितना कर रहा है, कॉपर का कैरेक्टरिस्टिक जो है ये रेजिस्टिविटी का अलग होगा फ्रॉम कंपेयर टू एल्यूमिनियम और आयरन। So it is a characteristic property of a metal. And how we are going to know what is resistivity? For that, we have to understand this part, where we say that R is directly proportional to L. And here this R we are referring to is as resistance. यहाँ पे जो R की बात कर रहे हैं हम वो क्या है? Resistance. तो resistance जो होता है वो directly proportional होता है L के। L का मतलब है यहाँ पे length of the conductor. और R जो है वो inversely proportional होता है to area of cross section, which is A. मतलब जो कंडक्टर हमने लिया है, जो R है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन दोनों चीजों को मिलाकर हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो क्या आता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by A। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, it will come as R is directly proportional to L by A. Now we have a constant sign here.
तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना पड़ेगा, और वो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, रो। सो R इक्वल टू रो L बाय ए। अब ये जो रो है ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर, ओम पर मीटर। रेजिस्टिविटी को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वे में इसको सुनेंगे। Supposedly this is a copper wire, the one in the middle. ये एक कॉपर की वायर है, और ये हमने यहाँ अलग अलग और चीजें ली हुई हैं, जिसमें से 3 जो है वो वायर्स कॉपर की ही हैं और एक है एल्यूमिनियम की। कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर का अगर आप लेंथ देखोगे, दैट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, देयर थिकनेस इज सेम, बट क्योंकि इनके जो मटेरियल है, ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है, तो वो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिफर करेगी। भले ही आपने सेम लेंथ का, सेम विड्थ का, लेकिन दूसरे किसी मेटल की वायर ली है, इट्स रेजिस्टिविटी विल बी डिफरेंट, क्योंकि रेजिस्टिविटी सब्सटेंस स्पेसिफिक होती है, हर सब्सटेंस की अलग होती है। नाउ सी अनदर एग्जांपल। यहां पर हमने दूसरी कॉपर वायर ली है, सेम लेंथ है और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और सेम मेटल है। यहां पर भी सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, लेकिन डिफरेंस क्या था कि एल्यूमिनियम था, तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो गई थी। यहाँ पर सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और जो मेटल है वो सेम है, दैट इज कॉपर, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी भी जो है वो इसकी जैसी ही रहेगी, इट विल बी सेम। इन दिस केस इट वाज डिफरेंट। अब अगर बात इसकी करें, तो यहाँ पर क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो गया। कॉपर वायर है, सेम लेंथ है, लेकिन क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ज्यादा है। तो इस केस में अब क्या होगा, हमने पढ़ा था दैट R इक्वल्स टू रो L बाय ए। तो R की जो वैल्यू थी वो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो इसमें ये R की वैल्यू जो है, एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ R विल डिक्रीज। ऐसा क्यों होगा, देखो, अगर आपको चलने के लिए, टेक इट एज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर चलने के लिए जो रोड है वो नैरो होगी, तो आपको चलने में दिक्कत होगी, है ना। अगर यहाँ पे 2-3 जने चलेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो ऑपोजिशन है वो ज्यादा होगा। बट इफ इट्स अ हाईवे, तो उस पर आराम से चल सकते हैं, 2-3 लोग इसमें आराम से चलेंगे। जो ऑपोजिशन लग रहा होगा, इनके चलने में जो दिक्कत आएगी वो कम आएगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, बट when the length of the wire increases, then the resistance will also increase. जो opposition है flow of charge को, वो ज्यादा हो जाता है with increase in length of wire। ये कॉपर की ही वायर थी, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा थी, तो इसमें तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। So at the end of this discussion about resistance, समझ में आता है कि जब दो डिफरेंट मटेरियल होंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। जब जो मटेरियल है सेम होगा,
सेम लेंथ होगी और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. एंड अनदर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एट सेम टेम्परेचर. तो जो उसके रेजिस्टेंस है वो सेम होगा. अगर उतने ही लेंथ की जो वायर है सेम मटेरियल की होगी, उतने ही लेंथ की होगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसका वो लार्ज होगा, तो it will resistance will decrease, and if the length increases then it will increase. Next comes the resistivity of metal and alloys and insulators. So the metals and alloys have low resistivity because it's the property related to resistance. For sure metal और alloys की तो कम ही होने वाली है, और insulators की जो है ये हमेशा ज्यादा रहेगी. तो जब ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी देखते हैं तो इंसुलेटर्स हैव द हाईएस्ट वन, alloys less than them, and then comes metals. Now the question arises, what are alloys? So alloys are made up of two or more metal. दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर अलॉय बनाया जाता है. और जो अलॉय होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. अगर आप कॉपर और जिंक को मिलाकर एक अलॉय बनाते हो तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो कॉपर और जिंक से बिल्कुल डिफरेंट होंगी. उन दोनों की कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं आएगी. These are called alloys. Next comes our query one. जब इतना सारा इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया तो अब भी इसको एक चीज समझ में नहीं आई. That is why tungsten is used in bulb filaments. Alloys are used in electrical heating devices, and copper and aluminium are used for electrical transmission lines. So now try and understand. We say that tungsten is used in bulb filaments. Tungsten is a metal, and when current passes through tungsten, it starts glowing. It gets heated up and it starts glowing. And because it glows, it is used in that filament. जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी चीज में से तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो हीट एनर्जी टंगस्टन में इतनी हो जाती है कि उसकी वजह से वो ग्लो करने लगता है. इग्निशन टेम्परेचर एक चीज थी जो कि आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, एंड इफ यू विल रिलेट इट हियर नाउ, तो जब टंगस्टन का इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है तो वो फ्लेम के साथ बर्न करने की बजाय ग्लो करता है. And that is why we use tungsten in the filaments of bulb. Alloys are used in electrical heating devices. Alloys को हम वहां पर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो alloys होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, एंड दैट इज कि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, बर्न नहीं होते हैं. जब टेम्परेचर बहुत हाई भी हो जाए तब भी जो अलॉयज हैं वो बर्न नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. सो इसलिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम अलॉयज का यूज करते हैं. इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? आर इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर. Nowadays we use electrical water heating kettles, and even the gas stoves, the induction, that is also electrical. तो अगर उसमें कोई ऐसा मटेरियल हम यूज करेंगे जो ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर बर्न कर जाएगा तो जो हमारे फिलामेंट्स हैं वो टूट जाएंगे. So that is why we use alloys which do not oxidize readily. The next thing is copper and aluminium are used for electrical transmission lines. Now we all know copper and aluminium are metals.
and metals are good conductors of electricity. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इसलिए वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होती है. So these were the queries and these were the sections of our topics: Ohm's law, resistance and resistivity. Thank you all for watching this series. Please like, share and subscribe the channel and keep coming back for new videos.